हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। ये जीएस 2 लेक्चर सीरीज का 23rd नंबर लेक्चर है। आज हम लोग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले जो भी वीडियोज आए हैं, आशा है कि आप सब लोगों ने वो वीडियोज देखा होगा, उसके नोट्स बना लिए होंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो जाकर के वीडियोज देखिए और नोट्स बनाइए। एक बात और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्वेश्चन पूछता हूँ उसको कमेंट कीजिए, एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब आप कर लिए होइएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और एक काम और कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से और फैमिली मेंबर से भी सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में हमें पढ़ना है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है, सबसे पहले समझिए इसको। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को अगर हम कहें तो ये क्या है, देखिए कोई भी पोजीशन, यहाँ पे प्रॉफिट वर्ड से आपको पता चल रहा है कि कुछ प्रॉफिट की बात है। देखिए, प्रॉफिट की बात मतलब ये हो गया कि ऐसा ऑफिस जहां पे हो प्रॉफिट। ठीक है, एक मलयालम लैंग्वेज में समझ लीजिए, ऐसा ऑफिस जहां पे हो प्रॉफिट, हो गया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब समझिए इस चीज को। कोई भी पोजीशन है, ठीक है, जो ऑफिस होल्डर को फाइनेंशियल गेन करवाता है, रिम्यूनरेशन का गेन करवाता है या बेनिफिट करवाता है, तो उस तरीके का चीज जो है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, ये जो है, ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर जो है उसको एक्सेप्ट करना मना ही है। मतलब कोई भी एमपी है, एमएलए है, ठीक है, इन लोगों जो को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को जो है एक्सेप्ट करना मना है। राष्ट्रपति भी नहीं कर सकते ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को। ठीक है, कोई भी जो सरकारी ये होगा, एग्जीक्यूटिव का मेंबर होगा, वो लोग भी नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं इस चीज को, लेजिस्लेचर वाले भी नहीं कर सकते। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का सीन यही है। ठीक है, अब आपसे ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इसका इंटेंट क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को मतलब बताने का। Its intent is to avoid the conflict of interest between the duties and interest of the elected member। कोई भी इलेक्टेड मेंबर है, उसका कुछ अपना इंटरेस्ट होगा और उसकी कुछ पर्टिकुलर ड्यूटी होगी। तो ड्यूटी और इंटरेस्ट के बीच में किसी टाइप का कंफ्लिक्ट ना हो। ठीक है, तो उसी को अवॉइड करने का जो इंटेंट है, यही ऑब्जेक्टिव है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का। सिंपल सी बात है, समझ गए होइएगा। बढ़े आगे, चलिए वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाते चलिएगा, यही आपके मेंस में आपके लिए काम आएगा, यही आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। जो बच्चा ये नोट्स बना लेगा ना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, वीडियो जिस दिन ये लेक्चर सीरीज खत्म होगा मुझे थैंक यू जरूर बोलेगा अपना नोट्स पर उल्टाने के बाद। ठीक है, इतना अच्छा नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ। पेड जो वीडियोज होते हैं ना, उसमें भी इतना अच्छा नहीं पढ़ाया जाता है जितना मैं आपको दे रहा हूँ। ये आपको तब एहसास होगा जब आप एक बार पूरा देख लीजिएगा, नोट्स आपके पास आ जाएगा तब। खैर, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसपे जो अगर हो जाता है, जो जो अगर चेक करने पे सही आता है, तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इन सब स्थितियों को अगर सही मान लिया जाए, इन सब स्थितियों, ये सब स्थिति अगर किसी पोजीशन पे हो तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। जैसे अपॉइंटमेंट जो है गवर्नमेंट के द्वारा किया जाए, पहला बात। दूसरा, उस पोस्ट को जो गवर्नमेंट है वो टर्मिनेट कर सके। तीसरा, कि उसमें रेम्यूनरेशन जो गवर्नमेंट डिसाइड करे। चौथा, कि पावर जो है उसमें भी, मतलब उस पोजीशन पे कुछ पावर एसोसिएटेड हो, या फिर उसका जो सोर्स ऑफ रिम्यूनरेशन हो वो भी पता चल जाए कहाँ से आ रहा है ना। तो इन सब चीज में अगर मान लीजिए कोई पोजीशन है जहाँ पे पावर है, तो भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगा। कोई पोजीशन है जिसको गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, अपॉइंटमेंट किया है, तो इस तरीके का जो है पोस्ट, ये सब क्या कहलाएगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहलाएगा। समझ गए? तो ये पांचों चीज को आप देख लीजिएगा, इन सब में से कोई चीज अगर होगा तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए कुछ इसके फैक्ट्स हैं। तो पहला फैक्ट जो है इसका, ये कहते हैं कि आर्टिकल 102 जो है, 102 यानी 102, और आर्टिकल 199, ठीक है, 191, सॉरी 191, एनी पर्सन होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आर डिस्क्वालिफाइड। अगर कोई मेंबर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है तो वो डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन एक चीज आपको बहुत ध्यान से याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं पे भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिफाइन नहीं किया है। ये चीज को याद रखिएगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज नॉट डिफाइंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। कान खोल के सुन लीजिए, ठीक है, ओके, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे, चलिए अगला जो है, कुछ इश्यूज हैं इससे रिलेटेड। तो पहला जो कहते हैं कि ये सेपरेशन ऑफ पावर को क्या कर रहा है, इफेक्ट करता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अकाउंटेबिलिटी को इफेक्ट करता है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ बढ़ता है, और ये बाईपास करता है 91st अमेंडमेंट को। 91st अमेंडमेंट क्या है, जा करके कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए कि 91st अमेंडमेंट क्या है।
ठीक है, जिसको नहीं मिले वो इंडियन पॉलिटी की जो बुक है लक्ष्मीकांत साहब की, उसके पीछे वाले साइड पे जाके देखे, पीछे वाले पन्ने पे एक एक पेज होगा, ठीक है, एकदम लास्ट में नहीं है तो उससे थोड़ा पहले ही है, आप देख लीजिएगा, वहां पे जो है सो अमेंडमेंट वगैरह लिखा हुआ है, उसमें 91st अमेंडमेंट जो है उसको सर्च कीजिएगा, वो देखिएगा, उसको पढ़िएगा, उसको याद कीजिएगा और याद करने के बाद कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए, इशू समझ में आ गया। चलिए देखिए कुछ रीजंस हैं इसके कंट्रोवर्सी के, कुछ कंट्रोवर्सी है। देखिए अब मैंने बता ही दिया आपको। देखिए अंडर 91st अमेंडमेंट जो मैंने आपसे पूछा वही मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या कहते हैं कि मिनिस्टर जो है वो 15% सीट पे भी पर ही हो सकता है। मतलब ये हुआ कि अगर किसी विधानसभा में 100 सीट है तो उस 100 सीट में से मतलब 100 व्यक्ति चुन के आया है तो उसमें से मैक्सिमम 15 लोग ही क्या बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे। ठीक है, टोटल 15% ही मिनिस्टर बन सकते हैं। तो ये चीज तो 91st अमेंडमेंट के अंदर है, ठीक है। लेकिन अब 15 आदमी तो ठीक है, मान लीजिए मिनिस्टर बन गया, बाकी का 85 आदमी का भी तो लोभ है कि हमको भी कुछ बनाओ, हमको भी कोई मेंबर बनाओ, समझ रहे हैं इस चीज को। तो बाकी का जो 85 आदमी है वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, समझिए इस चीज को। जो बाकी का 85 आदमी है वो बोलेगा कि कुछ हमको बनाइए, तो इसका फिर क्या करते हैं, बाईपास चीज निकाल लेते हैं कि टू पेसिफाई अदर मेंबर, दूसरे मेंबर को शांत करने के लिए इन्होंने एक नया चीज खोज लिया। कौन सा नया चीज खोज लिया, देखिए वो नया चीज का नाम है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। उन्होंने पीएस बना लिया, उनको क्या बना लिया, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना लिया। ठीक है, तो ये क्या है कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का जो पोस्ट है ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बाहर है। दिस इज एग्जेम्प्टेड आउट ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे देखिए सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो अफेक्टेड हो जाता है, क्योंकि लेजिस्लेचर जो है वो पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव हो जाता है, इसके लिए अकाउंटेबिलिटी भी जो है वो डिग्रेड हो जाती है। मतलब समझ रहे हैं इस चीज को, मतलब कोई व्यक्ति अगर लेजिस्लेचर में है और उसको एग्जीक्यूटिव बना दे तो डुअल काम हो गया ना उसका। तो सेपरेशन ऑफ पावर में भी अफेक्ट हुआ, ठीक है, अफेक्शन नहीं अफेक्ट हुआ, और अकाउंटेबिलिटी भी उसकी डिग्रेड हो गई। मतलब ये हो गया कि कोई काम वो लेजिस्लेचर के नाते कर रहा है या एग्जीक्यूटिव के नाते कर रहा है, तो उसमें दोनों के केस में क्या हो रहा है, उसका अकाउंटेबिलिटी कम हो जाता है। समझ रहे हैं आप इस चीज को, समझिए उसका अकाउंटेबिलिटी क्या हो जाता है, कम है, तो जिम्मेदारी इससे भागता है वो। ठीक है, बोलेगा कि भाई हम तो एग्जीक्यूटिव हैं, हम लेजिस्लेटर नहीं है, फिर लेजिस्लेटर बोले हम तो लेजिस्लेटर एग्जीक्यूटिव नहीं है, मतलब वो अपने आप का अपना पल्ला झाड़ने का कोशिश करता है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सीन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे क्या है चलिए बाईपासिंग 91st अमेंडमेंट इनडायरेक्टली। देखिए कई ऐसे केस आए हैं जहां पे 91st अमेंडमेंट को इनडायरेक्टली जो है वो बाईपास किया जाता है। मतलब 15% जो मिनिस्टर बनाने का जो ये है सीन है उसको बाईपास करते हैं किसके थ्रू, पीएस बना करके। पीएस का मतलब पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना करके। ठीक है, अब देखिए नागालैंड में क्या हो गया, नागालैंड में 26, दिल्ली में 21 और पौंडीचेरी छोटू सा है देखिए 60। इतने लोग जो हैं, इतने मेंबर जो हैं वो पीएस बना दिए गए। ये सब क्या है, आउट ऑफ ओओपी यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ये एक तरीके का टूल खोज लिया गया है जिससे कि बाईपास कर दिया जाता है 91st अमेंडमेंट को। ठीक है, अगर और देखिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या कहा कि ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी आप बनाते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा होता है, इसीलिए इसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर रखा जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहा कि नॉट ओनली इफ द मेंबर गेन्ड और अर्न फ्रॉम द पोस्ट बट ऑल्सो is that post capable of letting him earn gain in future too, that post also an office of profit। इसका एक एग्जांपल देखिए क्या कह रहे हैं, पहले एग्जांपल मैं बाद में बताता हूँ। पहले देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर कोई मेंबर किसी ऐसे पोस्ट पे है जिसमें अर्निंग होती है या गेनिंग, कोई गेन होता है उसका, वो तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है ही, लेकिन कोई ऐसा पोस्ट जिससे वो फ्यूचर में भी अर्न या गेन कर सकता है वो भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की श्रेणी में
आएगा। ठीक है, जया बच्चन जी का एक केस था जिसको जिसको कोर्ट किया था सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आपका जो पोस्ट का पोटेंशियल है उसको भी आप देखिए, अगर आप फ्यूचर में इसके थ्रू कुछ गेन ले सकते हैं, कुछ अर्निंग कर सकते हैं, कुछ बेनिफिट आपको मिल सकता है, इट मींस इट इज अ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। समझ गए इस चीज को? बात समझ में आई? बढ़े आगे चलिए। देखिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का ये जो ये था, अब इसमें कुछ ये तो डिस्क्वालीफाई करने के लिए होता है। ठीक है, लेकिन कुछ अलग तरीके भी हैं जिससे जो है डिस्क्वालिफिकेशन का जो है वो होता है। देखिए अदर वेज ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, अगर कोई जो मेंबर है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है तो क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर वो पागल हो गया है, अनसाउंड माइंड का हो गया है, तो वो भी क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर कोई दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप ले लिया तो उसका क्या होगा? इंडिया का सिटीजनशिप सीज हो जाएगा। या फिर किसी अन्य तरीके से भी अगर सिटीजनशिप अब किसी मेंबर का सीज हो जाता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, उसको भारत का नागरिक होना पड़ेगा ही पड़ेगा। भारत का नागरिक नहीं होगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और क्या है, इन अगर इन डिस्चार्ज या इंसॉल्वेंट है, दिवालिया अगर हो गया है तो उस सेंस में भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर किसी लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है तो भी वो डिस्क्वालीफाई लॉ हो जाएगा। अगर उस व्यक्ति पे एंटी डिफेक्शन लॉ लग गया, 10th शेड्यूल, ठीक है, क्या था ये 10th शेड्यूल में? जरा बताइए तो कितने कितना जो है भाग किसी पार्टी का कितना भाग जो है अगर उस पार्टी को तोड़ करके बाहर चला जाए तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा? बताया था, जरा कमेंट बॉक्स में लिखिए तो। ठीक है, तो किसी पे अगर एंटी डिफेक्शन लॉ लग गया तो वो क्या होगा? डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। देखिए और क्या है, देखिए एक कहा कि रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, आरपीए, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ठीक है, 1951 का। ठीक है, इसमें क्या है कि पहला उसने कहा कि सर्टेन इलेक्शन ऑफेंसेस एंड करप्ट प्रैक्टिसेस, ये भी जो है अगर सिद्ध हो जाता है तो डिस्क्वालीफाई होगा। दूसरा कहा कि कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफिस फॉर मोर देन 2 years, सेक्शन 8 है इसका। ठीक है, सेक्शन आरपीए का सेक्शन 8 जो है उसमें कहता है कि किसी भी ऑफेंस के लिए अगर 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाती है तो उसमें क्या हो जाएगा? वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अभी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि राहुल गांधी जी को अभी डिस्क्वालीफाई कर दे, बाद में फिर है मतलब उसका उनका जो ये है मेंबरशिप उसको रिस्टोर कर दिया गया, लेकिन उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि 2 साल से ज्यादा की सजा उनको जेल में हो गई थी, इसीलिए वो एमपी के पद से उनको क्या करना पड़ा था? त्याग पत्र देना, मतलब उनका जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन हो गया था। समझ रहे हैं इस चीज को? समझ रहे हैं इस चीज को? चलिए बढ़िया आगे। देखिए फेल टू लॉज एन अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस विद इन द टाइम। देखिए अगर इलेक्शन कमीशन ने उसको कुछ कहा है, ठीक है, कि आपने कितना खर्चा किया बताइए, और वो बताने में असमर्थ रहा टाइम फ्रेम के अंदर, तो क्या होगा? वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और चौथा क्या है? इफ हैव इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्क एंड सर्विस, अगर उसका कोई इंटरेस्ट है गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में, वर्क में या सर्विस में, तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। उसका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। और देखिए आरपीए जो है 1951 का, उसमें और कुछ है, क्या कहते हैं कि मेंबर इज डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ड्यू टू करप्ट प्रैक्टिसेस, तो भी होगा। करप्ट प्रैक्टिस की वजह से अगर गवर्नमेंट ने उसको डिसमिस कर दिया है तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इफ ही वाज आइडेंटिफाई प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन द ग्रुप्स, किसी ग्रुप के बीच में, दो ग्रुप के बीच में जंग दंगा भड़काने की कोशिश करे, ठीक है, उनके बीच में वैमनस्य लाने की कोशिश करे, तो भी वो क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और क्या होगा? अगर वो किसी क्राइम को सपोर्ट करेगा, अनटचेबिलिटी को, सती को, डाउरी को बढ़ावा देगा, इस केस में भी वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। ठीक है, तो ये थे उसके कुछ पॉइंट। ठीक है, अब वे फॉरवर्ड लिखने के लिए आप अपने मन से लिखिएगा, लेकिन कुछ थोड़ा सा पॉइंट मैं आपको देता हूं। पहला कि न्यू पोस्ट क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट मेंशन बिफोर हैंड वेदर द पोस्ट इज ओओपी और नॉट, कोई भी नया पोस्ट क्रिएट करता है गवर्नमेंट तो बता दे कि भैया ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या नहीं है। दूसरी बात मैं कहता हूं कि ऑफिसर्स विद एडवाइजरी रोल शुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ओनली, जो एडवाइजरी रोल के लिए है सिर्फ उन्हीं को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के रोल से जो है एग्जेम्प्ट किया जाए, बाकी जो है सबको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में लेके आया जाए। और कहते हैं कि ऑफिस लिंक्ड विथ, कहते हैं कंट्रोल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फंड्स शुड बी कंसीडर एज ओओपी, मतलब कोई भी ऐसा ऑफिस हो, चाहे वो
पीएस का ही ऑफिस क्यों ना हो, अगर वहाँ पे कोई फंड है जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या कंट्रोल हो रहा है तो उसको भी ओपी के अंदर लेके आया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी। ठीक है, आपने उसका नोट्स भी बना लिया होगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये जो स्कैनर है उसको स्कैन करके यूट्यूब चैनल मेरा क्या कहते हैं उसको, टेलीग्राम ग्रुप है ना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे आपको नोट्स भी मिलते रहेंगे कुछ कुछ, और आपको वीडियोस का भी आइडिया होता रहेगा। ठीक है, चलिए सब्सक्राइब करना बनता है आपका, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा हो।